हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर है 17, मतलब भाग 17। क्या है उसमें? शाहजहाँ को पढ़ेंगे आज, है ना। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं शाहजहाँ। चलो, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऊपर जो मैप दिया है ना, ये किसके बारे में दिया है ये पूछ रहा है। तो ये भैया शाहजहाँ का शासनकाल, इसमें शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में बताया है। देखो, अब ये एक चीज़ देखो कैसे पता चलेगा। ये गोलकुंडा बाहर है और बीजापुर बाहर है। ये किसने जीते थे? ये शाहजहाँ ने नहीं। शाहजहाँ का उत्तराधिकारी जो होता है ना, कौन? औरंगजेब। ये गोलकुंडा और बीजापुर पे औरंगजेब उत्तराधिकारी करता है। ये काबुल वगैरह ये सब तो उसके अंडर में थे शाहजहाँ के, लेकिन ये गोलकुंडा और बीजापुर नहीं थे। इन पर अधिकार कौन करता है? औरंगजेब करता है। तो ये सी ऑप्शन सही है इसमें। शाहजहाँ के मैप को ये दर्शाता है। चलो थोड़ा मोटा कर लेता हूँ इसको। चलो चलो, हाँ ठीक है। चलो, तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्या झगड़े की जड़ थी? तो ये भैया कंधार। कंधार जो है ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी। ये दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल था, मतलब अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखते थे। आखिर ये जो है कंधार साम्राज्य, मतलब क्या है कंधार जीतना, मतलब उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया दोनों ने, ईरानी शासकों ने और मुगलों ने भी। तो बी ऑप्शन सही है। चलो, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। किस चीज़ में? तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। देखो, शाहजहां के शासनकाल में 1649 में कंधार पर ईरानी शासकों का अधिकार हो गया, और इस तरह से मुगलों को सामरिक महत्व की दृष्टि से बहुत बड़ा झटका लगा। इस तरह से मतलब कंधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल हो गई। मतलब उत्तर पश्चिम की जो सीमा थी उस पर मुगलों की स्थिति दुर्बल हो गई कंधार हारने से। कंधार पर अंतिम रूप से जो शासन था मुगलों में, शाहजहाँ के टाइम में मुगलों ने शासन किया, शाहजहाँ के काल तक। उसके बाद ईरान ने शासन किया था। ठीक, डी ऑप्शन सही है इसमें। शाहजहाँ के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? तो भैया बल्क अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शां। काबुल अफगानिस्तान में अब काबुल की सीमा से ये बल्क और बदख्शां सटे थे, वहाँ पे एक मित्र शासक की स्थापना करना। ये जो है शाहजहाँ ने बल्क की वो जो अभियान किया था उसका ये मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? ये किया था कविंद्राचार्य ने। देखो, कविंद्राचार्य शाहजहाँ के आश्रित कवि थे। वह ब्रज भाषा और अवधी भाषा के अनुपम समन्वय से संबंधित थे। कविंद्र कल्पलता, इन्होंने ही कविंद्राचार्य ने कविंद्र कल्पलता एक रचना की जिसमें शाहजहाँ की प्रशस्ति की गई है। और सरस्वती उपाधि धारण यह विद्वान संस्कृत का एक मर्मज्ञ विद्वान था संस्कृत का। कौन? कविंद्राचार्य। तो इन्हीं के कहने पर बादशाह ने बनारस और इलाहाबाद से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। सी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? देखो, वो क्या थे? आश्रित कवि थे कविंद्राचार्य, लेकिन राजकवि कौन था? कलीम था। कलीम, राजकवि कलीम था। और ये ईरानी और फारसी पद्य शैली का महान कवि था। कौन? कलीम। ये राजकवि शाहजहाँ के काल में राजकवि था। बाकी और भी थे कुछ कवि। कौन कौन? जैसे कुदसी, मीर मोहम्मद कासी, सायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, शोभा, चंद्रभान ब्राह्मण भी था, है ना, हाजिक, दिलेरी, ये और कवि भी थे। ठीक है, तो राज कवि था कलीम। ए ऑप्शन सही है। अगला, ओके, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सेट कर ले। चलो, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो भैया ये अजुरबंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। आसिफ खां की पुत्री थी ये अजुरबंद बानो बेगम। इसका विवाह होता है किससे? खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहाँ बनता है। और वही इसी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाता है। कौन? खुर्रम शाहजहाँ। ये ऑप्शन सही है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें? ताजमहल में। देखो, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का दोनों का समन्वय है। तो स्थापत्य कला का, वास्तुकला का समन्वय कहाँ मिलता है? इसी में, ताजमहल में। देखो, जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो शाहजहाँ ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया के विभिन्न इंजीनियरों, डिजाइनरों और वास्तुकारों को एकत्र किया और सबसे डिजाइन पूछा। तो ताजमहल के डिजाइन में इन सबों ने भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने सबने अपना अपना योगदान दिया था, इसलिए ए ऑप्शन सही है। तीनों, मध्य एशिया भी है वास्तुकला, भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई, तीनों वास्तुकलाओं का समन्वय है इसमें ताजमहल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण? तो भैया ये किया था शाहजहाँ ने। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में किया था। अच्छा, ठीक है, चलो ये तो इतना ही हो गया।
निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली, भैया अब देखना, ये है शाहजहाँ। राजधानी जहांगीर के समय तक, इसके जो पिता थे जहांगीर, उसके टाइम तक राजधानी आगरा थी। लेकिन शाहजहाँ जो है 1628 में शाहजहाँ अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरानेसानी, दोबारा बोलता हूँ, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरानेसानी, ये इतना बड़ा नाम रख के शाहजहाँ आगरा की गद्दी पर बैठा और उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी, इसी ने, शाहजहाँ ने। ठीक है जी, याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखो, अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, सही है ये। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी किसने? आगरा ने बनवाया, आगरा में है। और किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया भैया। मोती मस्जिद आगरा, ये याद रखना, किसने? शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ सही है, और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब, ये भी सही है। 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही लगे हुए हैं ये। ठीक है, मोती मस्जिद दिल्ली वाली ये तो औरंगजेब ने बनवाई थी, और आगरा वाली शाहजहाँ ने, याद रखना ये चीज़, बस ये थोड़ा सा ट्रिक था इसमें। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जिस पर मोदी जी है ना हर बार भाषण देते हैं वहीं से, है ना, 15 अगस्त के मौके पे, तो वही है शाहजहाँ द्वारा बनाया गया लाल किला। ये लाल किला लाल बलुए पत्थर से बनाया हुआ है, इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं? लाल किला बोलते हैं, यही कारण है जो लाल किला बोलते हैं। ठीक है जी, अगला चलो, अब ये आपको उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहाँ के काल में हुआ था। देखो क्या था, उपनिषद जो थे ना, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, देखो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया? ये किया था दारा सिकोह, इसका बड़ा बेटा था शाहजहाँ का, दारा सिकोह। उसने सिर्रे अकबर शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। वो एक सहिष्णु वो था, सम्राट तो नहीं बन पाया, शहजादा था सहिष्णु, वो इसका वो था बड़ा बेटा। उसके बाद में अकबर का नंबर, इसका औरंगजेब का नंबर तीसरा आता था। इसने जो है ज़बरदस्ती मार काट करके उसको मार के, शहजादे दारा सिकोह को मार के और राजगद्दी प्राप्त की थी। किसने? औरंगजेब ने। तो ये हो गया, ये शाहजहाँ काल में किसने? दारा सिकोह ने। तो आई गया, देखो अगला क्वेश्चन आई गया, सिर्रे अकबर के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? दारा सिकोह। सिर्रे अकबर के लेखक दारा सिकोह। क्या था ये? वही था उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, यही नाम से, सिर्रे अकबर नाम से था, और दारा सिकोह ने करवाया था। तो बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकोह की रचना है? इनमें से कौन सी? तो एक मजमू उल बहरीन, इसका नाम है मजमू उल बहरीन, मूल रचना। ठीक है, या दूसरा मजमू उल बहरीन या मुजम अल बहरीन, ये दोनों एक ही नाम है, इसी के नाम है। ये दारा सिकोह की रचना है, एक ही, दोनों नाम है इसके, मजमम उल बहरीन या मजम उल बहरीन, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, लिखने का फ़र्क है बस। चलो, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? देखो क्या हुआ, दारा सिकोह को मलिक जीवन नाम के एक सरदार ने, जब देखो उन दोनों में युद्ध चल रहा था, दारा सिकोह और औरंगजेब में युद्ध चल रहा था, तो दारा सिकोह वहाँ से बच निकलता है। औरंगजेब बहुत शक्तिशाली था, उसके पास पावर ज़्यादा थी, और वो मारकाट करने वाला था, मतलब निर्दयी था एकदम। तो ये बच निकलता है, तो एक मलिक जीवन नाम का एक सरदार था, उसने औरंगजेब को सौंप दिया। और औरंगजेब की जो अदालत थी, जो विशेष उसने अदालत बनाई, उसने इसको मृत्युदंड, इसको बेदरमी बनाया और बोला मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। और इसको 1659 में, किसको? दारा सिकोह को 1659 में मृत्युदंड दिया गया, और इसको मतलब काट दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और वहीं 1659 में दिल्ली में ही, कहाँ? हुमायूं का जहाँ मकबरा है, उसी मकबरे में दारा सिकोह को दफनाया गया। तो हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया था। ठीक है, याद रखना, दिल्ली में। ये ऑप्शन सही है। अगला, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो इनके हिसाब से दारा सिकोह था, जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का न केवल अध्ययन किया, बल्कि उनका अनुवाद भी किया। किसमें? फारसी में। उस टाइम की मुगल भाषा थी फारसी, उसमें सबका संस्कृत से या जिससे और भाषा थी उन सबसे हिंदी में, फारसी में अनुवाद करवाया दारा सिकोह। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये हैं A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव साहब ने मुगल काल को जो है ना, जो शाहजहाँ का काल है, मुगल काल में शाहजहाँ का जो काल है, उसको स्वर्ण युग कहा है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट है कि इसमें जो है और भी इतिहासकार हुए हैं। कौन कौन? जैसे दूसरे जो लिखे हुए हैं ना, ये V.A. स्मिथ और J.N. सरकार, ये इसको स्वर्ण युग नहीं मानते हैं। लेकिन आर एस शर्मा एक इतिहासकार हैं, वो इसको शाहजहाँ काल को मुगल काल का स्वर्णकाल मानते हैं। ठीक है, तो ये V.A. स्मिथ और J.N. सरकार नहीं मानते हैं, A.L. श्रीवास्तव और R.S. शर्मा मानते हैं कि ये शाहजहाँ का काल ही मुगल काल का स्वर्ण युग था। ठीक है, तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही है। चलो अगला,
सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किससे उपहार में दिया गया था? भैया ये मीर जुमला ने दिया था। देखो कहानी क्या हुई थी, सुन लो, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। मीर जुमला का वास्तविक नाम था मोहम्मद सईद। ये क्या है, आदिस्तान, यानी मूल रूप से आदिस्तान का रहने वाला था और एक व्यापारी था। ये जो है गोलकुंडा, कहाँ, आज का जो वो है हैदराबाद, वो गोलकुंडा में आता है और वहाँ हीरे का व्यापार करने लगता है। वहाँ का ये बादशाह था कौन, अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो उसी की सेवा में कुछ दिन बाद क्या करता है, उसी की सेवा में, सुल्तान की सेवा में शामिल हो जाता है और वजीर का पद प्राप्त कर लेता है। किसके अंडर? अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकुंडा के जो शासन कर रहा था ना, उसी के अंडर में वजीर का पद प्राप्त कर लेता है। बाद में शाहजहाँ से अपनी ओर मिला लेता है और वीर जुमला को 5,000 का मनसब और उसके लड़के को 2,000 का मनसब प्रदान करता है। इससे जो है ये कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह नाराज़ हो जाता है और इसके घर को और इसकी संपत्ति को सबको जब्त कर लेता है। किसकी? वीर जुमला की। तो इससे फिर इस चीज़ को करते ही शाहजहाँ गुस्सा हो जाता है, औरंगजेब को भेजता है गोलकुंडा पर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो गोलकुंडा पे औरंगजेब पहुंचता है और औरंगजेब इसी से अब्दुल्ला कुतुब शाह से संधि कर लेता है और ये फिर इसी बीच मीर जुमला आके शाहजहाँ से मिल जाता है, शाहजहाँ के पास आ जाता है, शाहजहाँ इसको अपने पास मिला लेता है। और वहीं टाइम पे शाहजहाँ को मीर जुमला अमूल्य भेंट देता है। कौन सी? कोहिनूर हीरा, जो मूल्य और सौंदर्य में अद्वितीय समझा जाता है। कब देता है मीर जुमला शाहजहाँ को? उसी के बाद जब वो छुड़ा के ले आता ना, कौन, औरंगजेब, किससे? अब्दुल्ला कुतुब शाह से छुड़ा लेता है इसको, मीर जुमला को, तब ये देता है शाहजहाँ को। ठीक है जी, तो ये हो गया सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया? तो शाहजहाँ ने सिजदा समाप्त किया। शाहजहाँ ने सिजदा रीति समाप्त की। ईरानी दरबारी रिवाज था सिजदा, है ना। 1636-37 में इसने सिजदा का अंत कर दिया। सिजदा मतलब क्या था कि लंबे पड़ के सुल्तान के पैरों में लंबे पड़ना। और एक और प्रथा चलती थी, पैबोस, मतलब सुल्तान के पैरों को पूजना। इसने ये समाप्त कर दिया। तो सिजदा की जगह पे उसने, मतलब सिजदा क्या था, एक दष्टबंद साष्टांग प्रणाम नहीं करते, दंडवत प्रणाम जो करते लंबे पड़ के, वो था सिजदा। तो इसके बाद इसके स्थान पे उसने चहार तस्लीमा नामक एक नया रिवाज शुरू किया। किसने? शाहजहाँ ने। लेकिन इसके टाइम पे एक लेखक आया था, जो यूरोपीय लेखक था ना, मनुची, वो बताता है कि चहार तस्लीम और सजदा में बाद में कोई फ़र्क नहीं कर सकता था, दोनों का एक जैसा ही होने लग गया था, है ना। मतलब चहार तस्लीम जो शुरू किया वो भी सजदा की तरह ही हो गया था। तो ठीक है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय दक्कन का गवर्नर रहा? तो भैया ये महोदय हैं औरंगजेब 1636 से लेकर 44 तक दक्कन का गवर्नर रहता है ना। फिर बीच में आ जाता है दिल्ली वापस, फिर उसके बाद 1652 में उसे पुनः दक्कन का गवर्नर बनाया जाता है 1652 में। और भैया औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध जो करता है ना, कब? 1658 होता है ना उत्तराधिकार युद्ध, इसके दारा सिखों के बीच, और भी लड़ता है, छोटे भाइयों से भी लड़ता है। तो उस समय तक ये दक्कन का ही गवर्नर था। ठीक है, जब ये शाहजहाँ मरता है ना, उस टाइम ये दक्कन का ही गवर्नर था। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया हमारा। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया, हमारा शाहजहाँ हो गया समाप्त, मुगल काल में शाहजहाँ समाप्त। कल पढ़ेंगे औरंगजेब और धीरे धीरे स्थापत्य, है ना, उसकी पुस्तकें और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस तरह कैसा था मुगल काल का। ठीक है, ये सब पढ़ के और ये हो जाएगा समाप्त। ठीक है, 2-3 लेक्चर और आएंगे और एक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग शेयर करिए, लोगों को बताइए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।